गुजरात का पानी का पाइप से मुसलमान का खून बहते हैं। इलेक्शन के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे ही किया कि इन लोगों ने बहुत सेंटर में बूथ कैप्चरिंग किया है और वहां का जो कैंडिडेट थे, लोकल एमएलएस थे, इन लोगों ने ओपनली कहा है कि 4 तारीख को काउंटिंग होगा। अगर काउंटिंग में यहाँ हमें वोट नहीं मिलता है तो 6 तारीख को मुसलमानों के घर में बुलडोजर जाएगा। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त असम गुवाहाटी में हम मौजूद हैं क्योंकि तमाम तरीके से तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं, जहां हम जानेंगे कि आखिरकार असम की जो राजनीति है वो किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं लगातार अपने अग्रेशन से एक बड़ा बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कभी मस्जिद को टारगेट करने की बातें हों, कभी मदरसे को टारगेट करने की बातें हों, तो अब यूनिवर्सिटी भी अछूती नहीं रही है। पर क्या यह नफरत की राजनीति ज्यादा दिन तक चल पाएगी और इस नफरत की राजनीति को कैसे रोका जाएगा? और सवाल ऐसे में खड़ा हो जाता है कि और राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले पर क्या कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट सामने आ रहे हैं इस पर बार बार सवाल भी खड़े हुए। इसी पर हमसे बात करने के लिए एक्स एमपी भी मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने एक पीआईएल दाखिल की हुई है कोर्ट में, वो पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आपको लगा कि ये एक धांधली के तौर पर आप लोगों ने देखा जो ये चीजें चल रही? देखिए, ये पहले मैं ये बात ये ठीक करना, वो पीआईएल नहीं है, वो इलेक्शन पिटिशन कहा जाता है उसको। इलेक्शन पिटिशन वो इंडिविजुअल होता है, उसको पीआईएल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। बेसिकली मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, कांग्रेस नॉमिनेटेड कैंडिडेट था कोयमंड कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उसी से मैंने नॉमिनेट किया, इलेक्शन लगा और बहुत अच्छे फील था मेरा। हर कम्युनिटी में, मुस्लिम हो, हिंदू हो, दूसरे लोग हो, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ओपनली। कुछ तो आप मजबूरात है, आप जानते हैं, कुछ लोग कांग्रेस का, कुछ लोग हैं, कुछ बीजेपी, मुस्लिम भी है, कोई मुस्लिम है, कोई बहुत बीजेपी में है, बहुत हिंदू है, कांग्रेस में भी है। तो इलेक्शन में बहुत अच्छा मेरा फील था। जो अखबारात जो है, जितने सर्वे भी है, पूरे सर्वे में ये कहा गया था कॉमन सीट ऑलमोस्ट सर्टेन है, नंबर 1 में उसको रखा गया था उसको। लेकिन जब इलेक्शन जिस दिन हुआ है, इलेक्शन के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे ही किया कि इन लोगों ने बहुत सेंटर में बूथ कैप्चरिंग किया है और वहां का जो कैंडिडेट थे, लोकल एमएलएस थे, इन लोगों ने ओपनली कहा है कि 4 तारीख को काउंटिंग होगा। अगर काउंटिंग में यहाँ हमें वोट नहीं मिलता है तो 6 तारीख को मुसलमानों के घर में बुलडोजर जाएगा। मुसलमान वार्ड नहीं कहा, लेकिन मीडिया आप लोगों के घर में बुलडोजर जाएगा 6 तारीख को। मैंने 4 तारीख काउंटिंग था, 4 उसमें मैं तो उसके बाद आपके पास अगर वोट नहीं मिलता है तो फिर हम आपका पास बुलडोजर जाएगा। तो लोग जरा खतरे में आ गए। काफी लोग जानते हैं, आप लोग खासतौर से माइनॉरिटीज लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो अपना माटी नहीं है, गवर्नमेंट खास उसमें रहता है, लैंड में रहते हैं, तो उनका मजबूरी भी है। तो उन लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने जो हाफिज रशीद चौधरी जीत भी रहा है तो ठीक है, हम थोड़ा वोट दे दें उनको, क्या होता है। उस एक ऐसे इंप्रेशन हो गया था कि मैं 1.5-2 लाख से मैं जीत रहा हूं। तो इसी ऐसे कुछ वोट उधर चला गया, कुछ वोट। काउंटिंग के दिन क्या हुआ, काउंटिंग के दिन देखा जाता है कुछ जितने वोट हुआ है काउंटिंग ज्यादा हो गया है, करीब 3 लाख वोट ऑलमोस्ट देखा जाए। सॉरी, 3 लाख नहीं है, 18,000 वोट वो काउंटिंग में देखा गया है, ज्यादा हो गया है। काउंटिंग वोट हुआ है कम और काउंटिंग में ज्यादा आ गया है। तो ये सब मिलकर अल्टीमेटली देखा, मैं जीत रहा था काउंटिंग में, मैं बिल्कुल वो हो रहा था, आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ हो चुका, अल्टीमेटली ऑफिशियली आई वाज डिक्लेयर्ड दैट लॉस्ट कैंडिडेट। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कोर्ट हाई कोर्ट में केस किया और अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्शन कमीशन है, हमने उसी दिन, इलेक्शन के दिन, जो मेल प्रैक्टिस हो रहा था, बूथ कैप्चरिंग हो रहा था, करीब 49 मेल हम लोगों ने इलेक्शन में भेजा है। हमारे जो वहां रिप्रेजेंटेटिव थे, 49 मेल, ये सब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैप्चरिंग हो रहा है, आप लोग लीजिए। कोई रेस्पॉन्स नहीं है। 2-3 बजे रेस्पॉन्स दिया है इन लोगों ने, जो वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। हमने 9:30 बजे से कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे लीगल ये जो थे एडवाइजर।
तो अल्टीमेटली वो कुछ नहीं हो पाई। इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं किया, लोकल अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया, अल्टीमेटली मैं हार गया। अभी जो इलेक्शन केस किया हूं, इलेक्शन केस चल रहा है, अभी 6-7 महीना हो गए हैं, अभी उसमें चल रहा है, तो वो क्वेश्चन लीगल क्वेश्चन है, कोर्ट का मसला है, देखा जाएगा। उम्मीद है मैं इसी केस में मैं जीतूंगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर तो सवाल भी खड़े रहते हुए हैं कई बार, जो कि तस्वीरें कई जगह से सामने हुई है। महाराष्ट्र के अभी चुनाव लीजिए, दिल्ली के रिसेंटली चुनाव लीजिए, पर यह कहा जाता है कि जब कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाते हैं तब जाकर के चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर चुनाव सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि असम की ही एक ऐतिहासिक सीट थी धुबरी, जहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 10 लाख ज्यादा मतों से वहां जीतते। देखिए, धुबरी का जब मसला है, वहां कोई किसी एरिथमेटिक से वहां जीत नहीं था, वहां दूसरे मसले वो छोड़ दिया इन लोगों ने, धुबरी वालों उनको छोड़ दिया, उसका जो वहां फायदा नहीं है। जितने भी हम रिगिंग करें, जितने बूथ कर सकें, हम फायदा नहीं होगा हमारा। कोरिम में जो मैं देखा, वहां डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 2 लाख मुसलमानों का डिफरेंस है, वहां ज्यादा है मुसलमान, तो वहां थोड़ा सा हम कुछ कर दे तो वहां फायदा होगा उनका। यहाँ देखें कितने भी करें हम, वो 90% मुसलमान है, और हमारे यहाँ 57% बस 55% मुसलमान है। तो देखा है कि वहां उनका बहुत अच्छे चलेगा, वहां कोई जरूरत नहीं है, करने के लिए जरूरत नहीं है वहां। इसीलिए कोरिम को टारगेट किया, एक सीट जितने वाले थे उसी में इन लोगों ने टारगेट किया। और क्या किया है इन लोगों ने, जितने बिजनेसमैन थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, दूसरे लोग थे, डीलर्स थे, इसेंशियल कमोडिटीज का जो लोग ये सप्लायर थे, सबको बुला के कहा है कि तुम लोग अगर वोट नहीं देते हो बीजेपी को तो तुम्हारा सब लाइसेंस कट जाएगा, तुम्हारा बिल नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह का जो धमकी दिया है, तो बेचारा क्या करेंगे बताइए। वो ठीक है भाई, हम कांग्रेस बीजेपी नहीं जानते, हम तो हमें चलना है, हमें खाना है, हमें रोटी की जरूरत है। तो ये अंदाज से इन लोगों ने ऐसे कुछ वोट ऐसे ले लिया, और वही वोट ने मुझे ये किया है। मुझे कम्युनल लाइन से मुझे नहीं हराया गया है। इसी जो एरिथमेटिक कर रहा था ये लोगों ने, जब कॉन्ट्रैक्टर कहा तुम्हारा सेंटर से हमें 100 वोट मिलना है ओनली, ऐसे 50 जगह में बात है 100 वोट मिलना चाहिए, 5,000 बीस तो ऐसे ही मिल जाता है। हमारा डिफरेंस कितना हुआ, 9,000 वोट हमें मिल जाता, बस खत्म हो जाता, मैं तो जीत जाता। तो इसीलिए बहुत कैलकुलेट हुए थे किया है। और बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोने में, हर गांव में, हर घर में इनका वर्कर्स है, किस कैसे वोट देना है, किसको देना है। इन कंपैरिजन टू दैट हमारा वो सब इस टाइप का हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे खिलाफ, तो जाहिर बात है लोग को ये करते हैं। आप तो जानते हैं माइनॉरिटी इनसिक्योर फील करता है हमेशा, जो रूलिंग पार्टी होता है कभी धमकी देके भी ले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर भी हार भी गया हूं, लेकिन अभी तक वहां जो कांग्रेस का जो फील्ड है बहुत अच्छा फील्ड है। लोग अभी तक भी कांग्रेस का जो, अगर अच्छी तरह हम चल सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कांग्रेस का बहुत अच्छा वहां पोजीशन हो गया है, कांग्रेस की अच्छी पोजीशन हो गई है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि असम में इस वक्त हम खड़े हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो एक नफरत की आइडियोलॉजी को सेट करते हुए दिखाई देते हैं। उर्दू नाम देख करके वो ट्वीट करते हैं, कभी एक गुंबद को देख करके ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो मक्का मॉडल यूनिवर्सिटी लगती है हमें, इसलिए जो है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कभी मस्जिद, कभी मदरसा। ये नफरत की राजनीति पर लगाम कैसे लगेगी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है असम में? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना कोशिश जारी रखे है, लेकिन ये जनता को तय करना होगा कैसे ये नफरत के राजा को हराएगा। सिर्फ ये नफरत के राजा ही नहीं है हमारे मुख्यमंत्री, ये करप्शन का भी राजा है, ये जो मैनिपुलेशन का भी राजा है। ये वही हिमंत बिस्वा शर्मा है जिन्होंने जब कांग्रेस में था, देश के कोई कांग्रेस नेता भी नहीं कहा था, देश के कोई विपक्ष के दूसरे नेता भी नहीं कहा था, देश के कोई मुसलमान नेता भी नहीं कहा था, लेकिन ये हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था तो गुजरात का पानी का पाइप से मुसलमान का खून बहते हैं। ये हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था। वही हिमंत बिस्वा शर्मा अभी मुसलमान का खिलाफ कहते हैं। तो वो देखो, योगी आदित्यनाथ भी नफरत का राजनीति करते हैं और हिमंत शर्मा भी नफरत का राजनीति करते हैं। दोनों में फर्क ये है, योगी आदित्यनाथ दिल से करते हैं और ये दिमाग से करते हैं, और ये जानते हैं जितना वो नफरत की राजनीति करेगा, सियासत करेगा, उतना ही बीजेपी में उनका कदर बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा दिन रात सुबह शाम ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि आसाम में कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा ये परसेंटेज में सबसे ज्यादा मुसलमान है, और यहाँ थोड़ा ध्रुवीकरण आसान भी है, इसलिए ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और दिल्ली में
और नागपुर में अपना जो नंबर बनाना चाहते हैं ताकि आरएसएस उनको लाइक करे, ताकि बीजेपी हाईकमान उसको लाइक करे। और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी है, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल जी हमारा पूर्व मुख्यमंत्री, उनका इमेज असम में बहुत अच्छे है। तो सर्बानंद अभी दिलीप सैकिया से उनका नहीं बनते हैं, तो थोड़ा वो फ्रस्ट्रेशन भी है कब उनका वो जो कुर्सी वो चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी का तो कोई पता नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, उनको भी कभी हटा सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन से भी वो कभी कभी नफरत का राजनीति ज्यादा करते हैं। तो आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कद को और बढ़ाती जा रही है? क्योंकि चुनावी रिजल्ट असम में चौंकाने वाले आए, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे आप राज्य चुनावों की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक लूप पॉइंट कहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, जो वो इस नफरत की राजनीति को नहीं रोक पा रही। नहीं, हम लोग रोक पाएंगे। देखो, जोरहाट एक हिंदू मेजोरिटी, हिंदू डोमिनेटेड लोकसभा क्षेत्र है। वहां से हमारा जो उम्मीदवार रहे गौरव गोगोई, जो अभी लोकसभा के डिप्टी लीडर है कांग्रेस पार्टी का, वो जीत के आए। मुख्यमंत्री जी और उनका सारे मिनिस्ट्रियल कलीग काफी कोशिश किया था गौरव गोगोई को हराने के लिए, नहीं सके। जो हमारे बाई इलेक्शन है बिहाली, वहां पे सिर्फ वहां लोकसभा में तो हमारा और बीजेपी का अंतर काफी था, लेकिन विधानसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ हम सिर्फ 9,000 से हारे। तो असम के लोग अभी बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, और मुख्यमंत्री जैसे डर गया, वो अभी कभी गौरव गोगोई जी का वाइफ का खिलाफ में कहते हैं, कभी असम में और एक हमारे एमएलए है अखिल गोगोई का खिलाफ कहते हैं, कभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेन बरा का वाइफ कहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा जो डरते हैं वो औरत के खिलाफ कहते हैं, और मुख्यमंत्री जी अभी खुद कभी गौरव गोगोई जी का वाइफ, कभी अखिल गोगोई का वाइफ, कभी भूपेन बरा जी का वाइफ का खिलाफ बोल रहा है। मतलब ये डर गया, और जो डरते हैं वो हारते हैं। अगली जो चुनाव है इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा असम में हारेगा, यहाँ भाजपा हारेगा, और यहाँ कांग्रेस का नेतृत्व में एक विपक्ष गठबंधन का सरकार यहाँ बनेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा हम लगातार देखते हैं कि हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आती है, हर दिन कोई ना कोई खबर आती है कि आज आरएसएस के ये दिग्गज नेता इधर पहुंचे हुए हैं। तो क्या खास नजर है कि सिर्फ असम के ही लगातार दौरे पर दौरे होते जा रहे हैं? दौरा उन लोग को करने दीजिए। यहाँ जो 2026 का जो चुनाव होगा, ये चुनाव जनता लड़ेगा असम में। ये कांग्रेस पार्टी का बात नहीं है, ये विपक्ष गठबंधन के बात नहीं है, असम के जनता। क्योंकि जो ये बीजेपी का अभी जो सियासत है असम में, ये असमित जो अस्मिता है, जो असमीज अस्मिता है, असमिया लोगों का अस्मिता है, बीजेपी वो अस्मिता के खिलाफ काम कर रहा है। असम में एक 1985 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौता में कहा गया था जो 1971 के बाद में जो लोग आया उन लोग को जाना होगा, और 71 का पहले जो लोग आया वो लोग रहेगा यहाँ पे। अभी जो CAA लाया गया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वहां पे कहा गया 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मुसलमान के बगैर जो लोग आएगा वहां सारे लोग यहाँ रह सकेगा। आसाम के लोग कभी ये नहीं मानेगा, क्योंकि आसाम के लोग चाहते हैं जो 1971 का बाद आया वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको जाना होगा। इसलिए बीजेपी पार्टी और हिमंत बिस्वा शर्मा आसामीज अस्मिता के खिलाफ काम कर रहा है, और इसका मुहत्तर जवाब जनता अगली जो 2026 का चुनाव इसमें देगा। क्योंकि 26 में चुनाव होने हैं असम में, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हमने देखा कि जैसे ही CA/NRC का जिक्र आता है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी असम का जिक्र करती है कि देखिए इतने रोहिंग्या मुसलमान आकर के बस गए, बांग्लादेश से, ये तमाम जगह से आए हैं। लोगों को बसाने का काम कांग्रेस ने उस जमाने में किया था। कैसे देख रहे हैं? जब डाटा लोगों के सामने आया तो एक आंकड़ा हैरान करने वाला था। तो क्या देखो, असम और सारा देश में थोड़ा फर्क है। सारा देश का जनता नहीं चाहते हैं NRC हो, NPR हो, लेकिन आसाम में मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सारे लोग चाहते हैं यहाँ पे NRC हो। आसाम के मुसलमान भी चाहते हैं यहाँ पे NRC हो, लेकिन आसाम में भाजपा NRC नहीं कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में एक NRC का फाइनल लिस्ट हो गया। वो NRC अभी तक भारत सरकार हो या असम सरकार हो, ये लोग वो इनिशिएटिव नहीं लिया इसका नोटिफाई करने के लिए, लेकिन असम के जनता चाहता है उसका तुरंत उसका नोटिफाई हो जाए। असम के लोग चाहते हैं NRC हो जाए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहा है। तो ये देखो, असम और देश का माहौल थोड़ा सा अलग है। असम के जनता 2026 का चुनाव में बीजेपी का खिलाफ जरूर मुंहतोड़ जवाब देगा।
मैं एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि 26 में चुनाव होने हैं। 26 में हम लगातार ये देख रहे हैं कि मस्जिद मदरसों को हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ज्यादा टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये बताते हैं कि जी देखिए, दहशतगर्द जो हैं असम के मदरसे से निकल रहे हैं। आपने यहाँ पर वक्त बिताया, कैसे देख रहे हैं जो मदरसों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं देखिए, मदरसा तो बंद भी कर दिया, टारगेट का ऑलरेडी रिपील कर दिया गया है। जितने गवर्नमेंट मदरसा थे उसको बिल लाके उसका खत्म कर दिया। अभी उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बेसिक क्वेश्चन जो है वो जब मस्जिद का टारगेट किया है, देखिए हमारे असम में जो तो इंटीग्रेशन जो है, यूनिटी जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे है। वो हमारे मस्जिद को टारगेट करते हैं, नॉन मुस्लिम भी यहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करते हैं, कंडेम भी कर रहे हैं उसको। तो हेमंत बिस्वा ये नहीं समझा कि वो हिंदू का पूरा लीडर हो गए हैं। वो अपने एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि हम हिंदू लीडर हो। वो ये सब कह रहे हैं ओनली एस्टेब्लिश करने के लिए। वो हिंदू लीडर अभी नहीं बन पाए, तो नए बीजेपी में गए हैं। नई जब किसी कोई धर्म चेंज करता है वो ज्यादा वो हो जाता है, ज्यादा उग्र हो जाता है, ज्यादा इमोशनल होता है, ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उनका ये मतलब है कि चूंकि उनको अभी तक पूरे हिंदू लोग उनका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको। पुराना बीजेपी है, नई बीजेपी है, इन लोगों से यही है। अभी जो प्रेसिडेंट हुआ है स्टेट का, प्रेसिडेंट से ये नहीं है, उन लोगों से कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये इडियोलॉजी लेके चलता है। देखिए, इडियोलॉजी के चले, कोई हिंदू हो मुसलमान हो, इडियोलॉजी लेके चले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई धर्म को पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट आई मीन। आप अगर हिंदू है, अच्छे हिंदू हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मुसलमान है, अच्छे मुसलमान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहते हैं भाई तुम हिंदू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे हिंदू हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे मुसलमान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मिलजुल कर रहेंगे। वो चाह रहा है कि दोनों में कैसे उसको हम डिवाइड करें। वो डिवाइड करने मतलब से मस्जिद मदरसा टारगेट किया है ओनली टू अपीज द हिंदूज। तो देखो, हम मुसलमान को टारगेट किया है, तुम मैं हिंदू हो, मैं अच्छे हिंदू का लीडर हूं, मैं ओनली हिंदू ये कह रहा हूं। सोनोवाल भी फेल हो गया है, दूसरे लोग फेल हो गया है, मैं योगी आदित्यनाथ से भी ऊपर में हूं, इस टाइप का इंप्रेशन देना चाह रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहा है। अभी जो हालात है, कांग्रेस बहुत अच्छे उस पोजीशन में है। दूसरे लोग अगर मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, मैं समझता हूं बिल्कुल हेमंत का जाना बहुत ऑलमोस्ट सर्टेन है जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में एक्स एमपी मौजूद थे, और जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि असम की राजनीति को लेकर के जो पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, और असल में अगर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा करी जा रही है, उसे असम की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और जो लगातार मस्जिद मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जब मस्जिद मदरसे की बात आ रही है तो हमारे आम हिंदू भाई भी मस्जिद मदरसे को बचाने की लड़ाई सड़कों पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं।